साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट्स क्या रहे। महाराष्ट्र में बड़े क्लियरली बीजेपी और उनके जो अलाइज हैं आराम से जीत गए। 288 में से 233 सीट्स जीते हैं और बीजेपी 149 सीट्स पर लड़ी थी, जिनमें से 132 सीट्स जीत चुकी है। झारखंड में बीजेपी हार गई है, वहां पर हेमंत सोरेन की पार्टी वापस सत्ता में आ गई है और झारखंड का भी हम विश्लेषण करेंगे। हम एक्चुअल में यह देखना चाह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में महाराष्ट्र में ऐसा क्या घटित हुआ और पिछले 6 महीने में ऐसा क्या घटित हुआ जिससे आज चुनावी परिणाम हमारे और आपके सामने हैं। देखिए, 2019 में जब इनकी सरकार बनी थी, यानी जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर के मैदान में गए थे, मिलकर के चुनाव लड़ा। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मिलकर के कैंपेन कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर लग रहा था और नरेंद्र मोदी का पोस्टर लग रहा था। चलता रहा मामला। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार के थे कि बीजेपी 105 सीटें जीती, शिवसेना 56 सीटें जीती, कांग्रेस 44 और एनसीपी आपकी 54। ये ऐसा कुछ रहा था। अगर आपको महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो आपको 145 सीट्स लानी होती हैं, जो बीजेपी और शिवसेना मिलकर के आराम से ला रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके बाद उद्धव ठाकरे को पता नहीं किसने उनके कान में ये भर दिया या उनको किसने भड़काया, कहा नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे ने अचानक ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि सीएम तो मैं बनूंगा। इन लोगों ने कहा, बीजेपी वालों ने, कि भाई हमने तो पहले तय किया था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, क्योंकि 2014 से 19 तक वही सीएम रहे हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, जनता में पकड़ है, जनता को पसंद है, तो क्यों ना उन्हीं को रखा जाए। उद्धव ठाकरे को यह लग रहा था कि अगर मैं अब सीएम नहीं बना तो बीजेपी बड़ी पार्टी बन जाएगी और शिवसेना छोटी पार्टी बन के रह जाएगी। हमेशा से महाराष्ट्र में क्या होता था, बीजेपी शिवसेना मिलकर के लड़ते थे और शिवसेना बड़ी पार्टी रहती थी, बड़े भाई की भूमिका निभाती थी, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका निभाती थी। 2014 में मामला उल्टा पड़ गया, बड़े स्तर पर बीजेपी जीत करके आई, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर अकेले ही लड़ाई लड़ी थी। तो वहां से देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए थे। यहां पर फिर दोनों जने गठबंधन में गए और गठबंधन में जीत जात के आ गए। लेकिन इनको, उद्धव ठाकरे को जो इनसिक्योरिटी फील हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी हमको खा जाए, क्षेत्रीय धर्म खत्म हो जाए, बीजेपी कहीं एक्वायर कर ले सब कुछ, तो उन्होंने नया शगुफा छोड़ा। अच्छा, इसमें इतना कह दिया, चलो दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये तक कहा, उद्धव ठाकरे ने ये तक कहा कि भाई ऐसा है कि जो अमित शाह हैं उनसे हमारी बात हुई थी। अमित शाह मातोश्री आए थे। मातोश्री उद्धव ठाकरे का घर है, जहां पर बाला साहब ठाकरे निवास करते थे, वहीं रह करके अपने डिसीजंस लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये मातोश्री आए अमित शाह, और इन्होंने आकर के हमसे डिस्कशन किया। तो वहां इन्होंने हमको बोला था बंद कमरे में कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो हम आपको सीएम बनाएंगे। और अब अमित शाह मुकर रहे हैं। फिर अमित शाह ने कहा कि भाई अगर हमने ऐसा ही वादा किया था और अगर सब पहले से ये तय था कि हम आपको सीएम बनाएंगे, तो जहां जहां रैली हो रही थी वहां पर हम देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर क्यों यूज कर रहे थे, मोदी का पोस्टर यूज क्यों कर रहे थे? तब तो आपने कोई आपत्ति नहीं जताई। इस बात पर थोड़ी जो है डिफरेंसेस पार्टीज में आए। और सबसे बड़ी बात यह हो गई थी कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था 2019 में, यह है संजय राउत। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका बंटाधार करने का अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है अमित शाह के बाद, तो वो ये है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमित शाह को चेता दिया, ईगो हट कर दिया अमित शाह का। इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ये बोला कि हमें बीजेपी के साथ मीटिंग करनी है। उस वक्त बीजेपी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह हुआ करते थे, तो बीजेपी से मीटिंग करनी है। तो अमित शाह ने कहा ठीक है, दिल्ली आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं आएंगे, अमित शाह को बोलिए या अमित शाह मातोश्री आए। अमित शाह ने कहा ये कौन सा तरीका है कि मातोश्री आए? चलो बाला साहब ठाकरे थे, उनका सम्मान में तो जाया जा सकता है, तुम ऐसा क्या फरमान सुना रहे हो? तो अमित शाह का दिमाग यहाँ से थोड़ा कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए, और जैसे ही शिवसेना ने या उद्धव ठाकरे ने अपना रुख बदला तो और ज़्यादा अमित शाह का दिमाग खराब हुआ। क्योंकि ये जो रुख बदला है इसमें सिर्फ उद्धव ठाकरे की सोच है, ये संजय राउत की सोच है, ऐसा नहीं है। उसमें एक जना और है जिसने आके मजे लिए। घर में कलेश होती है, पीछे से आदमी आता है ना, मजे लेता है और एक को अपनी तरफ कर लेता है। एक इंसान और है जिसने इसमें अपना योगदान दिया, उनका नाम है शरद पवार। इनको महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। और यह बताया जाता है कि इनको राजनीति की इतनी समझ है, इन्हें पता है कौन सी बिसात कहां बिछानी है, क्या नहीं है। यह तक कहा जाता है कि यह चुनाव
लड़ने से पहले राजनीति नहीं करते, चुनाव तो लड़ लेते हैं। इनकी राजनीति चुनाव के नतीजे आने के बाद स्टार्ट होती है, उसके बाद ये जोड़ तोड़ गुणा भाग ये सब करते हैं और हमेशा सत्ता के केंद्र में रहते हैं, सत्ता के इर्द गिर्द रहते हैं। या तो खुद सीएम बन के रहेंगे, या सपोर्ट दे रहे होंगे किसी को, या बाहर से सपोर्ट दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये सत्ता के केंद्र में रहेंगे। बड़ा साहब चाणक्य किया गया। अमित शाह को भी पता था कि इन्होंने जो है उद्धव ठाकरे को भड़काया है, कि ऐसा है कि तुम कांग्रेस और हम तीनों मिलकर के आ जाते हैं और सरकार बना लेंगे, मस्त तुम सीएम बनना, कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा हाँ मैं सीएम बन जाऊंगा, सीएम बन जाऊंगा, सीएम बन जाऊंगा। अमित शाह ने कहा अच्छा तुम चाणक्य हो, अच्छा हम तो सोच रहे थे दोस्ती से काम चल जाता, व्यवहार बना रहता, अच्छा है, अब हम बताते हैं चाणक्य कौन है। उसके बाद जो काम हुआ वो हमारे और आपके सामने है। सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे को देखा कि हाँ भाई उद्धव ठाकरे, तुमको पार्टी बचानी है ना अपनी, तुमको अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तुम अस्तित्व बचाओ। पार्टी तोड़ दी। 56 में से 44 एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, अमित शाह के साथ। आप कहेंगे टूट कैसे गए, ऐसे क्या मतलब गुड़िया का खेल है कि कभी कुछ भी कर लिया। एक्चुअली राजनीति में जितने भी वंशवाद नेता चले आ रहे हैं, जिनके पिताजी ने पूरी जो है राजनीति की ग्राउंड तैयार करी, फिर उनका बेटा जो है चांदी की चम्मच लेके पैदा हो गया वहां पर, ये लोग बड़े कमजोर होते हैं। उद्धव ठाकरे जमीनी स्तर के नेता नहीं है। जैसे बाला साहब ठाकरे थे, जमीनी स्तर से उठे थे, एक एक आदमी को जोड़ा था, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, हर किसी को सम्मान देते थे, हिंदुत्व के प्रति अपना रुख बिल्कुल कायम रखते थे। ये उद्धव ठाकरे में था ही नहीं। वो तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हें पता ही नहीं कार्यकर्ता क्या सोचता है, उन्हें पता ही नहीं कार्यकर्ता करता क्या है, उन्हें ये तक नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो तो अपने मातोश्री में बैठे रहते हैं, अमित शाह को बोलिए मातोश्री आए। इनका यही है। जब ये सीएम थे 2.5 साल उद्धव ठाकरे, ये सीएम ऑफिस में गए ही नहीं है, एक आध 2 बार गए बस। इनका मातोश्री से सब होता था, ये अपने आप को बाला साहब ठाकरे समझते थे। ठीक है, अब जो ग्राउंड लेवल का काम हुआ करता था वो करते थे एकनाथ शिंदे। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, जीते हुए एमएलए हैं, उन सब में पकड़ एकनाथ शिंदे की थी। ये होता था कि भाई ठीक है उद्धव ठाकरे से पूछ लेंगे, बाकी हाँ शिंदे साहब बताइए करना है। अब उद्धव ठाकरे जब सीएम बन गए इन लोगों के साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ, तो जो कार्यकर्ता था उसमें एक डिससेटिस्फेक्शन आ गया। क्योंकि शिवसेना हो गई, बीजेपी हो गई, इस टाइप की पार्टी से जब कार्यकर्ता जुड़ता है तो किसी लाभ पाने के लिए नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है राष्ट्रीयवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जुड़ता है। कोई बाला साहब ठाकरे से अगर जुड़ता था तो इसलिए नहीं जुड़ता था कि बाला साहब ठाकरे से कुछ बना देंगे, वो इसलिए जुड़ता था कि बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ के हम आगे कुछ करेंगे देश के लिए। नरेंद्र मोदी तक सम्मान करते थे बाला साहब ठाकरे का। तो जो शिव सैनिक थे वो जुड़े हुए थे एक भावना के साथ। जब उन्होंने देखा कि हम इतने साल से जिस पार्टी को गाली दे रहे हैं, जिस इस्लामिक मानसिकता को हम खत्म करना चाह रहे हैं, कट्टर इस्लामिक मानसिकता नहीं, कट्टर इस्लामिक मानसिकता, उसी के साथ जाकर के बैठ गए हैं उद्धव ठाकरे। पाल घर में संतों के साथ क्या हो जाता है, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते। किसी पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उसकी पिटाई कर दी जाती है, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलते। लोग कहीं भी किसी बीमारी से मर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कुछ कर नहीं रहे हैं, मातोश्री में बैठे हुए हैं। ये सब चीजें जब हो रही थी, किसी हिंदुत्व के एजेंडे पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। ये क्या कहने लगे तो उद्धव ठाकरे, ये कहते थे जनाब बाला साहब ठाकरे। बताइए, तो वो जो शिव सैनिक है उसको तो बुरा लगेगा, उसकी भावनाएं भी आहत होंगी और गुस्सा भी आएगा उसे। शिव सैनिक अंदर ही अंदर इनसे कटने लगा था उद्धव ठाकरे से। ये बात अमित शाह को भी पता थी और ये बात एकनाथ शिंदे को भी पता थी। शायद बीजेपी ने ऐसी बात करी होगी कि एकनाथ शिंदे तुम अपने विधायक जितने भी तुम्हारे साथ हैं लेके आ जाओ, हम तुम्हें सीएम बना देंगे, टेंशन मत लो। यही काम हुआ। फलस्वरूप शिवसेना टूटी। टूटने के बाद लड़ाई इस बात की थी कि शिवसेना असली हमारी है या असली तुम्हारी है, इस बात की भी लड़ाई थी। जो एकनाथ शिंदे हैं ये कह रहे थे हमारी शिवसेना असली है, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि हमारी शिवसेना असली है। चाहिए किस बेसिस पे कह रहे थे पता है? क्योंकि इनके पिताजी ने बनाई थी। भाई डेमोक्रेसी पिताजी के नाम से नहीं चलती। डेमोक्रेसी में हर आदमी अपने आप में एक इंडिविजुअल है। कुछ चीज़ें काम कर जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा कि तुम्हारे पिताजी ने बनाई थी तो तुम्हारी ही रहेगी। मामला कोर्ट में गया, इलेक्शन कमीशन के पास गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने पूरा जो है जांच पड़ताल करके बोल दिया कि जो शिवसेना तुम्हारे पास है वही असली है, तुम ही चुनाव चिन्ह रखोगे, तुम्हारी एमएलए की जो सदस्यता है वो भी नहीं जाएगी और सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम अपना देख लो भैया। सीएम बनने निकले थे, पार्टी के 2 टुकड़े करवा लिए। अब ये बन गए पूरी तरह से मौलाना उद्धव ठाकरे। बिल्कुल प्लीज कर रहे हैं मौलानाओं को जो वहां पर वोट जिहाद का नारा दे रहे थे।
हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के मुसलमानों को भड़काने का काम किया जाता है। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हो गई, इस टाइप के लोग हो गए, ये सिर्फ मुसलमानों को भड़का के उनसे वोट लेना जानते हैं, फिर उनके लिए कुछ करते भी नहीं हैं। अगर ये कुछ करते ना मुसलमानों के लिए, तो पिछले 70 साल से मुसलमान गरीबी की ज़िंदगी नहीं जी रहा होता। कहीं पर बेचारा पंचर बना रहा होता है, कहीं पर सब्जी बेच रहा होता है, कहीं पर बाल काट रहा होता है, कहीं पर एजुकेशन के लिए वंचित रह जाता है। अगर तुम्हें इतनी चिंता होती मुसलमानों की, तो तुम उनके लिए कुछ करते। लेकिन तुमने कुछ कट्टर मुसलमानों ऊपर बैठा करके नीचे तक ऐसा जहर घोलने का प्रयास किया कि मुसलमान कभी अपनी तरक्की के बारे में सोच ही नहीं पाता। उसे हमेशा ही डराते रहते हैं कि तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो। ये अब ये लोग करने लगे। बहरहाल होता रहा। अब इनकी बारी थी। बहुत बड़े चाणक्य जो थे, इनका नाम शरद पवार जी जो हैं, इनको भी ये था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, बड़ा फरमान जारी करते थे। अमित शाह ने कहा तुम्हारा भी इलाज करते हैं चाचा, टेंशन मत लो। तो चाचा के लिए अमित शाह ने एक बढ़िया प्लान सोच रखा था कि ये देखो कि इनकी कमजोर कड़ी क्या है। तो चाचा की कमजोर कड़ी थे ये अजीत पवार भतीजे। तो अजीत पवार के ऊपर मसला क्या था कि काम ये भी ग्राउंड पे करते थे, क्योंकि शरद पवार तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, क्या ही जमीनी स्तर पे जाएंगे, ये जाते रहते थे। बुजुर्ग ये भी हैं पर थोड़ा काम कर लेते हैं। दूसरा, अजीत पवार के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे थे, किसी भी मामले में अंदर जा सकते थे, जाके भी आए थे जेल में। तो इनको ये पता था कि अगर जान बचानी है, अपनी जेल से बचे रहना है, केस ही चलते रहें, तो एक काम करो, धीरे से बीजेपी के पाले में हो लो। दूसरा, इन्हें यह पता था कि जो शरद पवार हैं वो अपनी सल्तनत, जो अपनी जो आगे की वो पीढ़ी है, उसमें मुझे शामिल नहीं कर रहे हैं, ना मेरे बच्चों को कर रहे हैं, उसमें अपनी बेटी को आगे लेके आ रहे हैं, सुप्रिया सुले। शरद पवार ने जिंदगी भर राजनीति जिनके साथ मिलकर करी, उनको ही किनारा करने का मन बना लिया था। ये बात अमित शाह को पता थी, और ये बात भी पता थी कि अब ये किनारा हो जाएंगे पार्टी में, वो अपनी बेटी को आगे लेकर के आएंगे। वही काम जो बाला साहब ठाकरे ने किया था। ऐसा ही बाला साहब ठाकरे के साथ हुआ था। बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे तो थे ही, साथ में राज ठाकरे भी थे, उनके भतीजे। राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का दोनों का बोलने का तरीका, टेम्परामेंट भी एक जैसा है, और साथ साथ दिखते थे, जमीनी स्तर पर काम किया। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत सौंपने की जब जिम्मेदारी देखी, तो वो अपने बेटे को ही दे दी। इस बात से राज ठाकरे कट गए उनसे। यही काम इनके साथ हुआ। इन्होंने कहा हम अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, तो ये भी अपने अच्छे खासे विधायक तोड़ करके अलग पार्टी बना लिए। मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास गया। इलेक्शन कमीशन ने फिर कह दिया कि आप ही की एनसीपी असली एनसीपी है, शरद पवार की एनसीपी असली एनसीपी नहीं है। तो यहां से इनका पार्टी का साइन भी गया, पार्टी का नाम भी गया, और विधायक भी गए। बैठे रहिए, अब बनाओ तुम सरकार। कौन है अब चाणक्य, बताइए आप। यही नहीं रुके अमित शाह। अमित शाह ने कहा भी चचा जान देखो, मैं आपको किसी मतलब का नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बहरहाल सरकार चलती रही। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि श्रीमान राहुल गांधी ने वो झूठ बोला, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डिक्टेटरशिप, पता नहीं कैसे कैसे उस समय नारे लगे थे। बीजेपी को नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, यूपी में। हरियाणा में तो छोटा नुकसान है, लेकिन चलो मान लेते हैं। और यूपी में सबसे बड़ा नुकसान था, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नुकसान था। इस नुकसान की वजह से कांग्रेस की 99 सीटें आ गई, बीजेपी की 240 रह गई। ठीक है साहब। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही देखने लायक चीज है। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जितना भी ये लेफ्टिस्ट मीडिया है, ये जितने भी वामपंथी लोग हैं, नेता लोग हैं, आप अपने मेमोरी को जरा थोड़ा हिला के देखिए तो आपको पता चलेगा। जून जुलाई के आसपास एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि बीजेपी की सरकार अब गिरी कि तब गिरी, अब गिरी कि तब गिरी, नीतीश जाएंगे कि वो जाएंगे, आपके नायडू साहब जाएंगे। इस बात को लेकर के बड़ा डेली रहता था। और राहुल गांधी को एज ए सुपरस्टार दिखाया जा रहा था कि राहुल गांधी इमर्ज हो चुके हैं, राहुल गांधी की विफलताओं से निकलने वाले नेता बन के आए हैं, और अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी हर जगह हो रहा था। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, समर्थक था, उसके दिमाग में यह भरा जा रहा था कि तुम हार गए हो। हारी नहीं थी बीजेपी, मोदी हारे नहीं थे, लेकिन इनका नैरेटिव यह था, कांग्रेसियों का जो इनका उद्देश्य था कि इन लोगों को यह एहसास करा दो कि ये हारे हैं। साहब, हार या जीत का होना उतना जरूरी नहीं होता, उसका एहसास जरूरी होता है। आप हारे हुए हो लेकिन जीत का एहसास है, ये बड़ी बात है। और आप जीते हुए हो और हार की एहसास है, ये सबसे बड़ी हार है आपकी।
तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हर तरफ से घिरने का प्रयास किया जा रहा था कि आप कैसे भी करके अब ये मान लो कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बोला जा रहा था कि 2029 में तो अब भैया योगी को लेकर के आइए, योगी के लिए तो अभी भी कह रहे हैं, और ये तक कहा जा रहा था कि मोदी से अगर काम नहीं हो रहा तो योगी को आगे ले आए, किसी और को ले आए, मोदी से नहीं। मतलब मोदी में बड़े प्रश्न चिन्ह लगे साहब। और फिर राहुल गांधी ने क्या स्टार्ट किया? जाति जाति जाति। बताइए मिस इंडिया में कितनी फलानी जाति के थे, ये बजट बनाया इसमें कितनी जाति के थे, हर जगह जाति जाति पूछने लगे। और उधर मुसलमानों को एक करने लगे राहुल गांधी। इनका ये वही फॉर्मूला चल रहा था जो बांग्लादेश में चल रहा था। इत्तेफाक से बांग्लादेश में वो घटना हो गई जहां सरकार का तख्ता पलट हो गया। वहां से हमारे देश के लोगों को समझ में आ गया कि जो ये राहुल गांधी यहां कर रहे हैं वो वहां एक्चुअली हो चुका है। वहां से लोग जागना स्टार्ट हुए कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ लोग इस बात में आ गए थे कि संविधान बदल देंगे, कुछ लोग घर से निकले ही नहीं थे वोट डालने के लिए कि मोदी की तो 400 पार आ ही रही है। इन सब के चक्कर में, और कुछ लोगों में नाराजगी भी थी कि आपने अजीत पवार को साथ क्यों ले लिया है जिनके पास इतने केसेस चल रहे हैं। ये सारी चीजें होने की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन धीरे 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 चीजें लोगों को रियलाइज हो रही थी कि हमने यार गलती कर दी यार। यूपी वालों को रियलाइज हो रहा था हमने क्या कर दिया, फैजाबाद से ऐसे इंसान को जिता दिया जिसको अखिलेश यादव हर जगह ऐसा ट्रॉफी लेके चल रहे हैं। और लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि यार हम जाति में टूट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम हिंदुस्तानी, हमें तो एक रहना चाहिए, और ये जाति जाति करके क्या करना चाह रहे हैं। फिर ये विदेश में गए राहुल गांधी, तो वहां जाकर के वही जाति और धर्म लेकर के आ गई। बोला, आपको याद होगा यूएस गए थे तो इन्होंने बोला था कि जो सिख हैं उनको पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती, कड़ा पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, इस तरह की बातें कर रहे थे। यहाँ के सिख लोग नाराज हो गए, सभी सिख नाराज थे इस बात से, केवल एक को छोड़ करके, पन्नू जो यूएस में बैठा खालिस्तानी। ये सब चीजें देखो, कभी भी जीवन में कभी हल्की सी हार हो जाए या कुछ चीजें कम हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। और यह भी विश्वास रखना चाहिए कि अगर सामने वाला गड़बड़ है तो वो अपनी गड़बड़ियों की वजह से ही मारा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। यह पेशेंस दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस अपने काम करते रहो चुपचाप, देश के विकास के लिए आगे बढ़ते रहो। ये जो हरकतें कर रहे हैं खुद मरेंगे, और यही हुआ। राहुल गांधी ने ये जाति ओवर एक्साइटेड होकर के कभी जाति करना, कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ ना बोलना, कभी विदेश में जाकर के सिखों के बारे में बोलना, खालिस्तानियों के बारे में कुछ ना बोलना, इस तरीके की जो एक्टिविटी उन्होंने करी, राहुल गांधी ने अपने आप हिंदुओं को जगा दिया कि देख लो, जाग जाओ, बीजेपी को वोट दे आओ, वरना मैं तो यही करता रहूंगा। फिर उधर मुसलमानों का ओवर एक्टिवेट हो जाना कि वोट जिहाद करेंगे, ये जिहाद करेंगे, वो जिहाद करेंगे। ये सब चीजें राहुल गांधी के एंड से चल रही थी। उधर ममता बनर्जी को आपको पता है वेस्ट बंगाल में किस तरह से उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली जो घटना है उसके बाद से कैसे बैकफुट पे आई हुई हैं। उधर अखिलेश यादव का आपको पता है कि एक के बाद एक उनके नेताओं के खुलासे हो रहे थे। नवाब यादव का आपने देखा, उधर ये जो अवधेश पासी हैं जो जीते थे अयोध्या से या फैजाबाद से, इन्हीं का राइट हैंड वहाँ पे था। उसने मोहित खान, उसने किस तरीके का कृत्य किया आप सबके सामने है 12 साल की लड़की के साथ। तो इनकी घटनाएं सामने आ रही थी। इधर अखिलेश यादव ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। उद्धव ठाकरे धीरे धीरे मौलाना बनते जा रहे थे, इधर ये एक्सपोज कर, ये एक्साइटेड हो गए थे सब लोग कि अब तो मुसलमान का वोट हमें मिल जाएगा, हिंदू टूट ही रहा है, महाराष्ट्र में मुसलमान प्लस मराठा कर देंगे, हरियाणा में मुसलमान प्लस जाट कर देंगे, और बाकी जगह यूपी में मुसलमान प्लस दलित कर देंगे, हो जाएगा अपना काम। लेकिन मोदी अंदर ही अंदर कुछ और कर रहे थे। और साथ ही ये लोग योगी के पीछे पड़ गए थे। योगी के पीछे तो योगी के ही साथी पड़ गए थे। आपको याद होगा यूपी में कह रहे भाई योगी की सत्ता जाने वाली है, मोदी योगी से नाराज हैं, अमित शाह योगी से खफा हैं, वगैरह 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 चीजें चल रही थी। और इसी बीच योगी जी ने, अच्छा योगी जी बड़े एग्रेसिव थे। पहले आपको याद होगा कांवड़ यात्रा चल रही थी तो नाम वाला सीन आ गया था कि आपको नाम दिखाना पड़ेगा दुकान का। वहां से योगी जी फ्रंट फुट पे आए। और उसके बाद योगी जी ने हरियाणा के चुनाव के दौरान एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है देख लो, बटेंगे तो कटेंगे। और इसको मोदी ने फिर आगे करा, एक हैं तो सेफ हैं। और इसीलिए ये चुनाव का परिणाम ऐसा है। योगी जी ही हैं जिन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। ये बटेंगे तो कटेंगे नारा है इस देश में उतना पॉपुलर हो चुका है जितना आज के लगभग 30 साल पहले राम मंदिर के इशू को लेकर के जय श्री राम का नारा पॉपुलर था। ये बटेंगे तो कटेंगे ने पूरा हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट बदल दिया था। महाराष्ट्र में भी यही हुआ।
अंदर ही अंदर ये करंट चल रहा था लोगों में कि भाई हमको तोड़ा जा रहा है, हमको तोड़ा जा रहा है, हमको तोड़ा जा रहा है, एक होना है, एक होना है, एक होना है। और जो रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र के, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के 288 में से 288 में से 233 सीट तभी जीती जा सकती हैं जब आपको हर तरह का समुदाय वोट करे। उसके अलावा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, आप जीत ही नहीं सकते। ये काम किया योगी जी ने और आगे बढ़ाया मोदी जी ने। सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाएगा विपक्षी दलों को, जिन्होंने और आग में घी झोंकने का काम किया। तब जाकर के महाराष्ट्र सफल हुआ। और हां, सबसे बड़ी बात, आरएसएस ने ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है, घर घर जाके लोगों को कन्विंस करना कि आपको जो बताया जा रहा है ये झूठ है, ये देखो सच सच ये है, ये भी चीज काम करी। और एक चीज मैं बताऊं आपको, कई राज्यों में, कल की ही बात है, बाइपोल्स के भी रिजल्ट आए हैं, उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। यूपी में 9 सीट्स पर उपचुनाव हुए थे, मिल्कीपुर वाली पे नहीं हो पाए क्योंकि उस पर कुछ मसला चल रहा है अभी कोर्ट में। तो 9 में से बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं, 7। पिछली बार इनके पास 4 थी केवल, इस बार 7 जीती हैं। और इनमें से वो सीट एक्स्ट्रा जीती हैं जो अखिलेश यादव का गढ़ है जी। और इसमें सबसे जो हैरानी वाली बात है वो है, ये वीडियो नहीं हटेगा, वो है कुंद्रकी। कुंद्रकी नाम का जो गढ़ है, वहां पर 62% मुस्लिम रहते हैं, 62%। इन 62% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। रामवीर सिंह 1 लाख से भी ऊपर मार्जिन से जीते हैं। और यहां पर जो मुस्लिम कैंडिडेट थे सपा के, वो 25,000 वोट ही ला पाए हैं सिर्फ। आप कहेंगे ये कैसे? ये ऐसे, वहां पे लगभग 11-12 कैंडिडेट खड़े हुए थे, सबके सब मुसलमान थे, मुसलमान का वोट बढ़ गया। और प्लस बीजेपी का वोट कंसोलिडेट भी हुआ। और कई मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने रामवीर सिंह जी को वोट दिया क्योंकि ये अच्छा काम करते थे वहां पर। रामवीर सिंह जी वहां पर मुसलमानों के बीच भी चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने ऐसे कई काम कर रखे थे, डेवलपमेंट के, लोगों की सुनवाई करना, लोगों के काम आना, ऐसे काम कर रखे थे कि बताया जा रहा है कि आज के 15 साल पहले जहां इन्हें मुसलमानों के 5,000 वोट भी नहीं मिलते थे, अब इन्हें हजारों में वोट मिलने लगे हैं, लाख तक पहुंच गए हैं। इतना अंतर है। इस बार इन्हें 50,000 से ऊपर वोट मिले। तो ये सारी चीजें काम कर रही थी जमीनी स्तर पे। लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई हमें किस तरह से एक रहना है। और लोगों को ये भी पता था कि नीयत किसकी साफ है और किसका मामला खराब है। आप कहेंगे कि साहब वो जो लाड़की बहन योजना है उसने भी तो रोल प्ले किया है। बिल्कुल किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1-1.5 साल पहले जब चुनाव जीता था, आपको याद हो, तो बड़े स्तर पर चुनाव जीता था। बताया जा रहा था वहां भी इस तरह की लाडली बहन योजना चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी कि बहनों को हर महीने इतने रुपये देंगे। यही चीज़ इस बार महाराष्ट्र में करी गई कि 1,500 रुपये महीने देंगे। 3-4 महीने की किस्त लगातार आई थी क्योंकि 3 महीने से पैसा मिला नहीं था, तो एक बड़ा अमाउंट आया था, तो उनको लगा पैसा अच्छा मिला है। इस बार बीजेपी ने बोल दिया 1,500 से बढ़ा करके 2,100 कर देंगे, तो और अच्छा उनको पैसा मिलने के चांसेस थे। तो महिलाओं का वोट बैंक कंसोलिडेट होना भी एक फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। अब आप जान के हैरान होंगे कि यही चीज़ करी थी झारखंड में हेमंत सोरेन ने। यही चीज झारखंड में हेमंत सोरेन ने कर दी थी। आप एक है तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र में सुन रहे थे, और झारखंड में भी ये नारा काम कर रहा था। लोगों को एक करने का काम किया जा रहा था। चूंकि झारखंड में एक बड़ी आबादी आदिवासी लोगों की है, जनजातीय लोगों की है, उन लोगों में अंदर ही अंदर ये नारा पेनिट्रेट कराया जा रहा था कि सभी आदिवासी एक रहना। और ये कराया था हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन जब इस साल जेल गए थे तो उस समय ये इस तरह के कपड़े पहनते थे और इस तरह का इनका हुलिया था। जब जेल से बाहर आए, चुनावी कैंपेन स्टार्ट किया, तो हुलिया इस तरीके का हो गया, कपड़े भी कुर्ता वगैरह पहन के चलने लगे। आप कहेंगे इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि ये दिख रहे हैं बिल्कुल अपने पिताजी जैसे, शिबू सोरेन। और उससे भी ज्यादा अब ये आदिवासी चेहरों से या आदिवासी लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये इन्होंने खेल खेल दिया अंदर ही अंदर, आदिवासियों को एक करने का काम किया। लेकिन बावजूद इसके बात सही है कि इनकी सीट्स अच्छी खासी आ गई हैं, 56 सीट्स जीत गए हैं इनका पूरा गठबंधन। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो बीजेपी का सबसे ज्यादा है झारखंड में, सबसे ज्यादा।
मैंने अभी कुछ दिन पहले पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर वीडियो डाला था। मैंने पहले से ही गणना करी थी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 180 से ऊपर सीटें आएंगी और झारखंड में 50 से ऊपर सीटें आएंगी बीजेपी की, ये मैंने बोला था। वहाँ मैं गलत साबित हुआ झारखंड वाले मामले में, क्योंकि जो सीटों की जो गिनती है उसमें तो जाहिर सी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे निकल गया, लेकिन परसेंटेज में बीजेपी सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये था कि आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है आदिवासियों का भी, जहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया जा रहा है। संथाल प्रोविंस का नाम जो आया था, संथाल क्षेत्र का जो नाम आया था इस चीज़ को लेकर के, वो इसलिए ही आया था। NCST कमीशन है, उसने ये खबर प्रकाशित करी थी, रिसर्च करी थी कि भाई यहाँ पर बड़े स्तर पर आदिवासियों को हटाया जा रहा है और अवैध मुसलमान लोगों को, आए हुए मुसलमान लोगों को बसाया जा रहा है। इस बात को लेकर के आदिवासी लोगों में एक गुस्सा था, वो गुस्सा रिफ्लेक्ट भी हुआ है वोट में। बट आदिवासी चूंकि एक ग्रुप्स में रहते हैं, तो कुछ ग्रुप्स ने बीजेपी के पक्ष में किया, कुछ ग्रुप्स ने इनके पक्ष में किया, इन वाले थोड़े इस तरीके से हुए कि सीटों में कन्वर्ट हो गए। ये भी एक मसला है। बहरहाल तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आने वाले समय में बस ये देखना है कि राजनीति किस तरफ करवट लेती है। जो चुनाव के नतीजे इस वक्त आए हैं, एनसीपी को, शरद पवार की एनसीपी को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। शरद पवार जो ये सोचते थे कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं चाणक्य हूँ बहुत बड़ा, शरद पवार इस समय कुछ भी करने की स्थिति में नहीं बचे हैं। वो सिर्फ अब अपना रिटायरमेंट अच्छे से एंजॉय करें, अपनी बेटी को आगे काम करने दें। इनकी बेटी ने ये तक कहा था, अभी चुनावों की बात है, कि अकेले देवेंद्र फडणवीस क्या कर लेंगे, वो बेचारे देवेंद्र फडणवीस अकेले हैं। मजाक उड़ाया था देवेंद्र फडणवीस का, और देवेंद्र फडणवीस वही निकले जिन्होंने अकेले दम पे पूरे महाराष्ट्र का चुनावी कैंपेन प्रभावित कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र का वो नेता जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी अपनी पार्टी को जिताने के लिए, और न सिर्फ इन्होंने अपनी बीजेपी को जिताया बल्कि इनको भी वोट दिलवाए और उनको भी वोट दिलवाए, अजित पवार को। देवेंद्र फडणवीस इज अ जेंटलमैन। जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में घाटा हुआ तो इस्तीफा दे दिया था, बोले मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। बीजेपी ने कहा नहीं नहीं तुम ही करो, तुम ही करो। जब इन पर क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए, इन्होंने कहा मैं करता हूँ, चलो जो जो योजनाएं बन रही हैं, जो जो नारे हैं, जो जो घर घर कैंपेन करना है मैं करूँगा। आगे बढ़ के काम किया अगले आदमी ने। और जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुई सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, वो आज घर में बैठी हुई है। यही है मेहनत का नतीजा। बहरहाल अब आगे जो कुछ भी होगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।